साथियों आज की इस सुपर फास्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कहूंगा साथियों आज की इस वीडियो में एक ऐसा तांडव मचाएंगे यानी कि एसएससी जीडी के एग्जाम पर ये इकलौती क्लास साथियों भारी पड़ेगी। मैं कहूंगा कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं और अपने एग्जाम को देने चले जाते हैं, मैं कहूंगा कि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रियल देखने को मिलेंगे साथियों, बिल्कुल डिक्टो देखने को मिलेंगे। तो साथियों लग जाइए, अगर आपने इस वीडियो में एंट्री कर दी है, मैं कहूंगा इस वीडियो के हिंदी के पूरे 20 सवालों को निचोड़ जाइएगा। मैं कहूंगा तैयार कर लीजिएगा। जीके के प्लस करंट अफेयर के 20 सवालों को साथियों तैयार कर लीजिएगा। रीजनिंग के 20 सवालों को तैयार कर लीजिएगा और मैथ के भी साथियों चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। मैं कहूंगा कि सिलेक्शन आपका बहुत ही आराम से हो जाएगा। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। हिंदी में आपका टारगेट जो होना चाहिए 20 सवालों में से साथियों 12 से 13 प्रश्न आपको बिल्कुल सही करना है, इतना सोचकर आप चलिएगा। इसका सवाल आपकी स्क्रीन पर करेंगे, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो विभीषिका कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है? नहीं ऐसे लिखा जाता है, नहीं ऐसे भी नहीं साथियों। जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ जाता है ऐसे विभीषिका लिखा जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपसे पूछा जाएगा 4 शब्द आपको दे दिए जाएंगे बिल्कुल सेम, और आपसे पूछा जाएगा कि सही वर्तनी कौन से शब्द की है साथियों। फटाफट यहां पर आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए, तो मैं कहूं साथियों यावत जीवन कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है यावत जीवन, सेम ऐसे लिखा जाता है। अगला देखिए साथियों, लुप्त का अगर आपसे पूछा जाए कि विलोम क्या होगा, तो लुप्त का विलोम क्या होता है मुझे बताइए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है सुप्त। अगर आपसे सुप्त का विलोम पूछ लिया जाए तो आपको बताना है साथियों जागृत होता है। क्या सुप्त का अगर विलोम आपसे पूछा जाए तो आपको जागृत बताना है, ठीक है ना। अगर लिप्त का आपसे विलोम पूछा जाए तो छोटा आ लगा देना है बस, यानी कि अलिप्त हो जाएगा यहां पर। तो सुप्त का विलोम जागृत, लिप्त का विलोम साथियों अलिप्त हो जाएगा। और अगर लुप्त का विलोम पूछे तो व्यक्त आपको बता देना है आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर सी है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि सही कह रहे कि मुंह धो आना, इस मुहावरे का मतलब आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो मुंह धो आने का मतलब होता है धोखा खाना, मैं कहूंगा नहीं। मैं कहूंगा सफाई पसंद होना, नहीं साथियों। नींद से जागना, नहीं साथियों। आशा ना रखना, मुंह धो आना यानी कि आशा ना रखना, यह सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए वर्तनी वाला सवाल है, कह रहे कि कौन सा वर्तनी बिल्कुल सही है शब्द की वर्तनी। मैं कहूंगा परिणति ऐसे लिखा जाता है, नहीं। परिणति कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है परिणति ना, बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे हैं दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, यानी कि एक ही मां की कोख से पैदा हुए बच्चे को क्या कहा जाता है, बताइए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए क्या कि एक ही पूर्वज से उत्पन्न लोग, क्या कि एक ही, क्या साथियों, एक ही पूर्वज से उत्पन्न, ठीक है ना, एक ही पूर्वज से उत्पन्न लोग क्या कहलाए जाते हैं? आप लोग ध्यान रखेंगे, सगोत्र कहलाए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक ही मां की कोख से पैदा हुए बच्चे क्या कहलाए जाते हैं? सहोदर कहलाए जाते हैं, जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, बिल्कुल करेक्ट। मैं लोगों ने भी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब आप लोग यहां पर कर दीजिए। चलिए, तो इस सवाल की अगर बात करें, कह रहे कि जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, बताइए। तो उसके लिए साथियों एक शब्द क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग बता देंगे। तो उसके लिए एक शब्द उच्चतम होगा। क्या होगा साथियों? उच्चतम होगा, यानी कि जिससे बढ़कर कोई ऊंचा ना हो उसको उच्चतम कहा जाएगा, ठीक है ना। और जिसका महत्व सबसे अधिक हो तो उसको महत्तम कहा जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जिसका महत्व सबसे अधिक हो उसको महत्तम कहा जाएगा, ठीक है ना। ये बात आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, और अगर आपसे पूछा जाए जो सबसे एक तरीके से जो नीचे होता है उसको साथियों निम्नतम कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। कह रहे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। तो यहां पर आपको बताने दिक्कत कहां पर, देखिए ये महात्मा गांधी ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है। महात्मा गांधी तो कैसे लिखा जाता है साथियों? महात्मा गांधी ऐसे लिखा जाता है। तो मैं कहूंगा दिक्कत साथियों कहां पर है? दिक्कत यहां पर है, इसलिए जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए आप और मुझे फटाफट आंसर बता दीजिए कि राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। चलिए साथियों, मैं देख पा रहा हूं कुछ लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है रिक्वेस्ट करता हूं उनसे कि वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। कह रहे कि परलोक का विलोम क्या होगा? तो परलोक का विलोम साथियों इहलोक होता है। क्या होता है? परलोक का विलोम इहलोक होता है। आंख लगना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए। तो मैं कहूंगा किसी के प्रति आकर्षित होना, आंख लगना नहीं। इशारा करना नहीं साथियों, धोखा खाना नहीं, नींद आ जाना। कहते नहीं भाई नींद आ गई यानी कि मेरी तो आंख लग गई थी। तो जिनका आंसर यहां पर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, सीमा 10वीं कक्षा के कोटि में पढ़ती है, अनुभाग में पढ़ती है या वर्ग में पढ़ती है, यहां पर क्या आएगा? देखिए यहां पर अगर बात करें, ठीक है ना, कहते नहीं है कि सीमा 10वीं कक्षा के का वर्ग में पढ़ती है। कौन से का वर्ग में पढ़ती है? तो यहां पर वर्ग आना चाहिए, वर्ग आना चाहिए। और वर्ग कहां पर लिखा हुआ है साथियों? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए द्रग किसका पर्यायवाची है साथियों, फटाफट बताइए। तो द्रग की अगर बात करें, आपको मालूम होना चाहिए साथियों, द्रग हम लोग आंख को कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों? द्रग, द्रग हम लोग आंख को कहते हैं। अच्छा, आंख के और कौन कौन से पर्यायवाची आपसे पूछे जा सकते हैं? आंख को नेत्र कहा जाता है, आंख को साथियों लोचन कहते हैं, आंख को दृष्टि भी कहा जाता है। क्या? दृष्टि भी कहा जाता है। आंख को साथियों नयन भी कहा जाता है और आंख को विलोचन भी कहा जाता है। तो
कितने पर्यायवाची आप लोग ध्यान रखेंगे? आग के। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों अमृत की, तो अमृत की अगर बात करें, अमृत को साथियों अम्लीय कहा जाता है। क्या अम्लीय कहा जाता है? अमृत को सुधा सोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? सुधा सोम कहा जाता है। और आकाश की जब हम बात करते हैं तो आकाश भी जैसे कि अंबर हो गया, व्योम हो गया, गगन हो गया, नभ हो गया साथियों, शून्य भी कहते हैं आकाश को। तो इतने सारे आप लोगों को यहां पर पर्यायवाची भी याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि सब कुछ करने की क्षमता रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? फटाफट बता दीजिए। चलिए साथियों, मैंने ये समझ लीजिए आपके लिए वो कंटेंट आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, जिस कंटेंट को पढ़ने के बाद साथियों सिलेक्शन होता है। मैं कहूंगा साथियों अभी आपके पास कुछ दिन है, कुछ समय है एसएससी जीडी के लिए, और ये समय भरपूर है सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आप सीरियसली तौर से साथियों पढ़ लेते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए, तो मैं कहूंगा आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। अगर किसी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और वो बिल्कुल शुरुआत से तैयारी कर रहा है, तब भी उसका नाम आ जाएगा। मैं कहूंगा मान लीजिए साथियों कि ये इतने सारे सिलेक्शन हो, भले आपका नाम सबसे नीचे आए, लेकिन आप अगर अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो आपका नाम आएगा जरूर। क्योंकि जो बहुत शुरू से तैयारी कर रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो ऊपर वाली लिस्ट में आएंगे, रैंकर सी श्रेणी में। लेकिन मैं आपको कम से कम इतना पढ़ा दूंगा, अगर आपको नहीं भी आता है तो आपका नाम कहीं ना कहीं इस लिस्ट में साथियों आ जाए। ठीक है, और आप भी यही चाहते हो। सिलेक्शन से मतलब है जरूरी थोड़ी ना रैंक 1 आए या 1000वीं रैंक आए। चलिए अब अगर बात करें सब कुछ करने की क्षमता रखने वाले को क्या कहा जाता है? सर्वशक्तिमान कहा जाता है। या आपको साथियों मालूम होना चाहिए, सर्वशक्तिमान कहा जाता है। अच्छा, एक और पूछा जाता है विशेषज्ञ किसे कहा जाता है? देखिए कोई भी अगर विषय है तो किसी विषय का ज्ञान रखने वाले को क्या कहा जाता है? विशेषज्ञ कहा जाता है। यह भी आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। और अंतर्यामी की अगर बात करें, अंतर्यामी किसे कहा जाता है? जो मन की बात जान लेता हो। आपसे पूछा जाएगा जो व्यक्ति सबके मन की बात जान लेता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए आपको बताना है अंतर्यामी उसको कहा जाएगा। बात आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है यहां पर कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी कि पौराणिक कैसे लिखा जाता है? मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पौराणिक, बिल्कुल डिक्टो ऐसे लिखा जाता है। इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी कि उसकी खुशी का कारण मैं आज तक नहीं जान पाया, या उसकी खुशी का फल, या उसकी खुशी का ठिकाना, या उसकी खुशी का प्रकार। तो मैं कहूंगा यहां पर साथियों कौन सा शब्द आ जाना चाहिए आपका? यहां पर तो आपका कारण ही आ जाना चाहिए। यानी कि उसकी खुशी का कारण मैं आज तक नहीं जान पाया। इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल है कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा शब्द आपको बिल्कुल सही लग रहा है? आविर्भाव कैसे लिखा जाता है? तो अगर मैं आपसे कहूं साथियों आविर्भाव कैसे लिखा जाता है, तो कुछ इस प्रकार से आविर्भाव लिखा जाता है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अनुयायी का आपको बताने के विलोम क्या होता है? बताइए अनुयायी का विलोम क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए आगत का विलोम क्या होता है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए आगत का विलोम अनागत होता है। क्या होता है? आगत का विलोम अनागत होता है। अगर बाहरी की अगर बात करें तो बाहरी का विलोम क्या होता है साथियों? घरेलू होता है। क्या होता है? घरेलू होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अनुयायी का विलोम क्या होगा, तो अनुयायी का विलोम विरोधी होता है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और फटाफट बता दीजिए कि राइट आंसर आपका क्या होगा। कहा जा रहा है कि हथेली पर दही जमाना। हथेली पर दही जमाना आप अक्सर बोलते रहते होंगे, आपके जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी बोलते हैं कि हथेली पर दही जमाना, यानी कि छीन लेने। देखिए हथेली पर दही जमाने का, दही ऐसे थोड़ी ना 1-2 घंटे में थोड़ी ना बच जाता है। पूरी रात का समय होता है, 7-8 घंटे का समय लगता है, तो बहुत जल्दी तो जम नहीं जाता है। तो हथेली पर दही जमाना यानी कि बहुत उतावली करना, बहुत जल्दी करना। ठीक है ना? तो मैं कहूंगा कि जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कह रहे कि सुशील का साथियों विलोम क्या हो सकता है? बताइए। तो सुशील की अगर बात करें साथियों विलोम क्या होगा? आंसर आपका क्या होगा? देखिए अगर गतिशील का विलोम आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? गतिहीन हो जाएगा। यानी कि गतिशील का विलोम क्या होगा साथियों? गतिहीन होगा। अगर आपसे अश्लील का विलोम पूछ लिया जाए तो आपको श्लील बताना है, यानी कि छोटा आ हटा देना है बस। ठीक है ना? चलिए अगर आपसे पूछा जाए सुशील का विलोम क्या होगा, तो साथियों सुशील का विलोम क्या हो जाएगा? दुशील हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? दुशील हो जाएगा। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अब यहां पर हम लोग देखेंगे जीके के क्वेश्चन प्लस साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को, ठीक है ना? कह रहे कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो मैं कहूंगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा सबसे पहले शुरू गई थी। क्या? भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली, यानी कि साथियों कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम जो शुरू किया गया था वो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा ही साथियों शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कब मसौदा समिति का गठन किया? अगर आपसे पूछा जाए मसौदा समिति का गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को ही साथियों मसौदा समिति का गठन किया गया था। यह आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला देखिए करके भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है निम्नलिखित में से किसके बारे में बताती है? तो ये 10वीं अनुसूची जो है ना, ये तो दल बदल, एक तरीके से दल बदल विरोधी के बारे में बताती है। यह आपको मालूम होना चाहिए साथियों। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए
अगला सवाल है, देखिए बहुत तेजी से इन सभी सवालों के जवाब आपको देना है। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा और उसके बाद 20 सेकंड 10 सेकंड आपको दिए जाएंगे, नहीं साथियों, इधर क्वेश्चन देखो, इधर ऑप्शंस को देखो, तुरंत उसका आंसर कमेंट में पिन कर दो, ठीक है ना। चलिए, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 क्या अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? तो मैं कहूंगा वार्षिक वित्तीय विवरण को साथियों बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। और इस बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है आपसे पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 112 में किया गया है। उसके बाद देखिए सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा साथियों प्रस्तुत किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में साथियों इस बार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सौरमंडल का जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल है ये सबसे पहले निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल है कह रहे कि जो ग्रहों के ग्रहोपंथों का सामान्य आकार जो होता है ना, ये क्या होता है, कैसा होता है? तो ये तो साथियों अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार। आपको याद रखना है कि जो ग्रहों के ग्रहपंथों का सामान्य आकार होता है ये अंडाकार होता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, यानी कि 1000 झीलों की भूमि के रूप में साथियों किस देश को जाना जाता है? तो मैं कहूंगा फिनलैंड को जाना जाता है। किस देश को जाना जाता है? फिनलैंड, जिनका आंसर है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये शब्द आपसे बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, मैंने कई बार देखा है कि ये पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये पुनर्वन रोपण से क्या अभिप्राय है, या क्या क्या है ये पुनर्वन रोपण, ये शब्द आखिर है क्या? तो मैं कहूंगा वनों को सुदृढ़ करना ये है, या नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। बिल्कुल साथियों, जो वन नष्ट हो चुके हैं उनकी जगह पर नए पेड़ लगाने को ही क्या कहा जाता है? पुनर्वन रोपण कहा जाता है। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। पुनः मतलब होता है दोबारा, मतलब दोबारा वनों का रोपण करना, दोबारा वनों को लगाना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है एफडीआई की फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो एफडीआई की फुल फॉर्म साथियों क्या है? फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता देंगे। देखिए अगर इसको इंग्लिश में हम कहें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। लेकिन अगर बात करें इसको हिंदी में क्या कहेंगे तो इसको हिंदी में साथियों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए इस सवाल को और फटाफट बता दीजिए राइट आंसर आपका क्या होगा। कहा जा रहा है आपसे कि एहोल शिलालेख, कौन से शिलालेख की बात चल रही है? एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? तो मैं कहूंगा पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है ये एहोल शिलालेख। इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को साथियों देखिए और फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर आपका साथियों यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए, कहने कि वो कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तो किस चित्रकला शैली की बात चल रही है? मैं कहूंगा तंजौर पेंटिंग की बात चल रही है। यह भी सवाल आपसे पूछा जाता है। आप फिर से मैं आपको बता देता हूं, आप लोग ध्यान रखेंगे वे कौन सी भारतीय चित्रकला है, ठीक है ना। वे कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तो तंजौर पेंटिंग की यहां पर साथियों बात चल रही है। आपको मालूम होना चाहिए भाई। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग बता दीजिए आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल की, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है ये आपको बताना है। देखिए अगर बात करें खजुराहो के मंदिर कहां पर है, तो मैं कहूंगा ये आंध्र प्रदेश में है। यहां से आपका साथियों एक सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। यहां से आपका ठीक, अच्छा ये सॉरी कौन सा सुमेलित? ये आंध्र प्रदेश में नहीं है साथियों, ठीक है ना। ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। इसमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित है, ठीक है। तो फटाफट थोड़ा सा ध्यान रखिए और मुझे बता दीजिए कि क्या आपका यहां पर राइट आंसर हो सकता है, बताइए। चलिए, देखिए यहां पर साथियों जब हम लोग बात करते हैं कि ये एमपी में है साथियों, कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तिजारा मंदिर की जब हम बात करते हैं कि तिजारा मंदिर कहां पर है, ये साथियों राजस्थान में है, ठीक है ना। ये कहां पर है? ये राजस्थान में है, तो ये बिल्कुल सही लग हो जाएगा। उसके अलावा जो वेंकटेश्वर मंदिर है ना साथियों, ये ओडिशा में थोड़ी ना है, ये कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में। ये कहां पर है साथियों? ये आंध्र प्रदेश में है। यहां से दूसरा सवाल बनेगा। उसके अलावा लिंगराज मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहां पर है? ये ओडिशा में है। तो मैं कहूंगा यहां पर 4 आपके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको साथियों बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में, तिजारा मंदिर राजस्थान में, वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में और लिंगराज मंदिर ओडिशा में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ यानी कि नाट्य शास्त्र को संकलित किया? तो किसने साथियों लिखा नाट्य शास्त्र को? फटाफट बताइए। एक तरीके से बात करिए संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। और अगर बात करते हैं साथियों क्या भरत मुनि के द्वारा इसको लिखा गया? मैं कहूंगा बिल्कुल भरत मुनि के द्वारा ही इसको लिखा गया, यानी कि इसको संकलित किया साथियों भरत मुनि। आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था? तो शाहजहां की अगर बात करते हैं साथियों, शाहजहां के द्वारा किसका निर्माण किया गया था? अरे भाई जो दिल्ली की जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने किया था? शाहजहां के द्वारा ही साथियों किया गया था, ठीक है ना।
अगर यहां पर बात करते हैं साथियों, जो बादशाही मस्जिद है, ये जो बादशाही मस्जिद है, लाहौर की बादशाही मस्जिद, इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण साथियों औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। उसके अलावा अगर बात करते हैं जो काबुली बाग मस्जिद है जो कि हरियाणा में है, इसका निर्माण किसने किया था? साथियों बाबर ने किया था। यह भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा जो किला है कोहना मस्जिद है, ये दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई है वो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए, आप सभी लोगों को साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकीय संगठन सम्मेलन ये कहां पर संपन्न हुआ है, मुझे बताइए। तो अब आपके साथियों करंट अफेयर के सवाल शुरू हो चुके हैं। कौन से करंट अफेयर के सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे? आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए कि जो 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकीय संगठन सम्मेलन संपन्न हुआ है, ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे कि विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में साथियों कार्यभार संभाला है? तो मैं कहूंगा ये यूएसए में भारत के राजदूत के रूप में साथियों नियुक्त हुए हैं। कह रहे कि एनआईआरएफ सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा है? तो साथियों कौन रहा है? आईआईटी मद्रास रहा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि स्टारबक्स का सीईओ किसे बनाया गया है? तो स्टारबक्स का सीईओ किसे बनाया गया? साथियों ब्रायन निकोल को बनाया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट की बात चल रही है। उसके बाद देखिए तो अब यहां पर अगर बात करें साथियों, आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। ये सभी साथियों टॉप लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। मैं कहूंगा इन क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो साथियों यहां पर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सभी के सभी तैयार हैं रीजनिंग को देखने के लिए। अपनी कमर कस लीजिए साथियों और पहला सवाल रीजनिंग का आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए और फटाफट बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि पहले 9 आ गया, उसके बाद 14 आ गया, उसके बाद 34 आ गया, उसके बाद 114 आ गया और उसके बाद साथियों आपको बताने कौन सा नंबर आएगा और उसके बाद 1714 आना चाहिए। तो क्या लॉजिक यहां पर लगा हुआ है बताइए। चलिए देखिए सिंपल से जितना जितना हमें समझ में आ रहा है ना, हम उतना उतना पहले कर लेते हैं। हम क्या देख पा रहे हैं कि 9 से 14 हुआ है, यानी कि यहां पर 5 को बढ़ाया गया है। अब 14 से 34 हो गया, यानी कि 20 को बढ़ाया गया। 34 से 114 हो गया, ये तो भाई बहुत हो गया, इसको तो हमें फिर ऐसे करना पड़ेगा। 114 में से 34 घटाएंगे, इतना आ गया। और ये 80, यानी कि यहां पर साथियों 80 आ जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 5 से 20 हुआ, 20 से 80 हुआ, यानी कि 5 की गुणा 4 से की तो 20 आया, 20 की गुणा 4 से की तो 80 आया और 80 की गुणा 4 से करेंगे तो साथियों 4 अट्ठे 32, यानी कि यहां पर 320 आ जाएगा। तो क्या 114 में 320 जुड़ेगा? मैं कहूंगा बिल्कुल 114 में 320 जुड़ेगा और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा कि यहां पर 434 आएगा। अगर 434 ऑप्शन में है तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और मैं देख पा रहा हूं साथियों 434 बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं साथियों अगला सवाल है। कह रहे कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, बिल्कुल दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक उसमें से भिन्न है। कह रहे कि भिन्न अक्षर समूह वाले का आपको चयन करना है। आपको चारों ऑप्शन को परखना है और देखना है कौन सबसे अलग है। चलिए भाई तो यहां पर साथियों हम लोग देख लेते हैं कौन सबसे अलग है। देखिए Q 17 पर आता है, S 19 पर आता है, J 10 पर आता है, E 5 पर आता है, G 7 पर आता है, V 22 पर आता है, R 18 पर आता है, T 20 पर आता है, I 9 पर आता है, N 14 पर आता है, T 20 पर आता है, D 4 पर आता है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे थोड़ा सा अगर हम यहां पर ध्यान दें कि 17 से यहां पर 19 हुआ, यानी कि 2 बड़ा है, 5 से यहां पर 7 हुआ, यानी कि 2 बड़ा है, 18 से यहां पर 20 हुआ है, 2 बड़ा है, 14 से यहां पर 20 हो गया, यानी कि 6 बढ़ा दिया गया। तो यहां पर तो लॉजिक सेम लगा, लेकिन यहां पर अलग लॉजिक लगा। 2 बढ़ाया गया, लेकिन यहां पर 6 बढ़ाया गया। तो हम कह सकता हूं कि सबसे अलग यहां पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी वाला है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब इस सवाल को देखिए साथियों और फटाफट मुझे आप लोग यहां पर बता देंगे कि इस सवाल का सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, थोड़ा सा धैर्य से इस सवाल को आप लोग देखेंगे। देखिए कह रहे कि एल जो है ना, एल कहा जा रहा है कि एल एम की मां है। तो सिंपल सा साथियों एम की मां कौन हो गई? एम की मां एल हो गई, माइनस हम लगा देते हैं, ये मां है, ठीक है, ऊपर है ना तो ये मां है। एल की केवल 2 संतानें हैं, यानी कि इसकी केवल 2 संतानें, एक तो ये एम हो गई, ठीक, और एक इनकी संतान और होगी, वो हम यहां पर बना लेंगे। उसके बाद कहने कि एन जो है ना, एन ये एम की बहन है, एन जो है ना ये एम की बहन है, यानी कि ये माइनस बना लेते, ये बहन हो गई, ठीक है ना। या हो सकता हो ये भाई हो, या हो सकता हो ये भी बहन हो, यानी कि एल के 2 बच्चे हैं, एन बेटी है और एम हो सकता हो बेटा हो या हो सकता हो बेटी हो। उसके बाद कहने कि के बेटी है एन की, यानी कि एन की बेटी कौन है साथियों? के है, ये भी महिला है, ठीक है। कह के का पोता कौन है? के का पोता, ठीक है, के का पोता जेड है। अच्छा भैया के का पोता जेड है, एक सेकंड फिर से हम लोग देख लेते थोड़ा सा। यहां पर अगर बात करें क्या क्या कहा जा रहा है साथियों, एम की मां कौन हो गई? एम की मां एल हो गई। उसके बाद कहेंगे एल की केवल 2 संतानें हैं, तो एल की केवल 2 संतानें हैं, एम है और साथियों एन है, इतनी बात क्लियर है। और कहा जा रहा है जेड के का पोता है। अच्छा जेड जो है ना, जेड ये के का पोता है,
तो एक सेकंड, के यहां पर थोड़ी ना लिखेंगे, के यहां पर थोड़ी ना लिखेंगे। यहां पर क्या कहा गया है कि के की बेटी एन है, के की बेटी, ठीक है, अच्छा के की बेटी एन है, समझ गया, के की बेटी एन है, यानी कि ये दोनों आपस में पति पत्नी है, ठीक है, के की बेटी एन है, आपस में ये दोनों पति पत्नी, ये दोनों भाई बहन हो गए। कह रहे कि के का पोता जेड है, तो के का पोते की अगर हम बात करते हैं साथियों जेड है, के का पोता जेड कैसे हो सकता है, के का पोता ऐसे जेड हो सकता है कि अगर इसका कोई बेटा है तभी वो साथियों के दादा हो सकता है, यानी कि यहां पर जेड आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है साथियों, अच्छा यहां पर ओ जेड लिखा था, ओ और जेड, ये कुछ नहीं, ओ जेड, तो कहा जा रहा है ओ जेड की मां है, ओ जो है ना, ओ ये जेड की मां है। तो मैं कहूंगा साथियों, क्या मैं कहूंगा कि ये पत्नी हो जाएंगे, यानी कि ओ एम की पत्नी जेड हो जाएगी, तभी तो साथियों जेड की ये मां होगी, बिल्कुल। तो कहने के एन से किस प्रकार संबंधित है ओ, यानी कि एन क्या कहेगा ओ को, मैं कहूंगा एन का भाई हो गया एम। अब भाई की बीवी को क्या कहा जाता है, भाभी कहा जाता है, तो मैं कहूंगा भाभी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है, ठीक है ना। सर आप किस टाइम लाइव आते हो, लाइव आता हूं मैं रोजाना रात्रि 8 बजे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा 50-55 मिनट आप सभी लोग समय निकाल के क्लास में आ जाया करिए, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे सिलेबस पर आधारित है, सभी विषयों पर आधारित है, मैं कह सकता हूं। चलिए, तो अब उसके बाद देखिए, ये सवाल समझ गए, सभी की समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आपको यहां पर नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, अब अगला सवाल देख रहे हैं, कहने के पी है, ई है, खाली जगह 2 बार यहां पर है, एल है, ई है, पी है, 2 बार खाली जगह यहां पर है, एल है, ई है, ठीक है, खाली जगह 2 बार है, और यहां पर फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी मेरे ख्याल से। देखिए मैं यहां पर आप ये बना देता हूं, ये थोड़ा सा यहां पर दिक्कत दे रहा, मैं यहां पर आपके लिए बना देता हूं। देखिए पी है पहले, फिर ई है, उसके बाद 2 बार खाली जगह है, फिर उसके बाद एल है, ई है, फिर साथियों पी है, उसके बाद 2 बार खाली जगह है, फिर साथियों पी है, एल है, और फिर ई है साथियों, फिर 2 बार खाली जगह है, फिर ओ है, पी है, और फिर 2 बार खाली जगह है। अब आपको यहां पर बताना है कौन कौन से यहां पर साथियों लेटर आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले काउंट करिए कौन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है, तो मैं कह सकता हूं साथियों 6 का पेयर बनेगा। कितना है, 6 का बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6 एक बन गया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग बन गया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग बन गया, ठीक है ना। ये ओ है साथियों, ओ। अब देखिए शुरू में आप देख रहे हैं पीई आ रहा है, तो यहां पर पी तो है लेकिन ई नहीं है, तो यहां पर ई कर दीजिए, यहां पर साथियों पी और यहां पर ई आ जाएगा, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए पीई ओपी आ गया, तो पीई ओपी यहां पर लिख दीजिए, पूरा हमें मिल गया पीई ओपी एल ई, तो पीई ओपी एल ई, पीई ओपी एल ई। अब आपको ये देखना है कि आपने क्या क्या साथियों लिखा है, आपने ओपी लिखा है, आपने ई ओ लिखा है, आपने पीई लिखा है, आपने ये क्या लिखा है भाई, ये एल ई है, ठीक है, तो आपने एल और ई लिखा है। तो अब आपको देखना है कि ऐसा कहां पर आपको नजर आ रहा है, ओ पी ई ओ पी ई एल ई, ऐसा मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर हमें बी में नजर आ रहा है। तो ये आपका क्या होगा साथियों, ये आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों आप लोग क्या करिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि जो भी आपके पास साथियों ग्रुप्स हैं, उन सभी ग्रुप्स में साथियों इस वीडियो को आप लोग एक बार शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए तो फटाफट साथियों शेयर करके इस वीडियो को आ जाइए, क्योंकि अभी मैथ के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बचे हैं, पूरे 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और आप डटे रहिएगा साथियों अंत तक। अगर आप डटे रहते हैं इस वीडियो में, मेरा मानना है कि सिलेक्शन आपका कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता है। तो मैथ को देखेंगे, अभी रीजनिंग आपकी चल रही है। इस सवाल की बात करें कि DHM को GCX लिखा जा सकता है, तो KOT को क्या लिखा जाएगा, यानी कि कौन से 3 लेटर यहां पर आएंगे। ये सवाल की बात करें, ये आ चुका है, ये सवाल कैसे सवाल में है, मैं कहूंगा साथियों देखिए D से यहां पर क्या हुआ है, G हुआ है, यानी कि D 4 पर होता है, G 7 पर होता है, तो कितना बढ़ाया गया है, 3 बढ़ाया गया है। H 8 पर होता है, C 3 पर होता है, कितना घटाया गया है, ये तो 5 घटा दिया गया है। और M 13 पर होता है, X कितने पर होता है साथियों, X तो आपका 24 पर होता है ना, 24 पर होता है, तो 13 से 24 करेंगे तो मैं कहूंगा 11 बढ़ाया गया, तो यहां पर 11 बढ़ा दिया गया है। तो अब आपको भी क्या यही रूल लगाना है, जरूरी नहीं यही रूल लगाना है हम, लेकिन सबसे पहले ये रूल लगा के देखते हैं कि 11 पर होता है, 3 प्लस करेंगे 14 हो जाएगा, यानी कि 14 पर होता है साथियों N, ठीक है, N एक तो यहां पर है, यहां पर, यहां पर, यानी कि सभी में है। अब इसमें से 5 घटाना है, O 15 पर होता है, 5 घटाएंगे J आ जाएगा, जो कि J 10 पर होता है। इसमें अब आपको कितना 11 बढ़ाना है, ठीक है ना, 11 बढ़ाना है। T साथियों 20 पर होता है, अगर आप इसमें क्या, अगर आप 11 बढ़ाएंगे तो 31 हो जाएगा। 31 का मतलब साथियों पता क्या होता है, 5 मतलब होता है। तो मैं कहूंगा कि NJE कहां पर लिखा हुआ है, NJE आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अभी यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोग अभी बाकी हैं जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट करता हूं साथियों आप सभी लोगों से कि वीडियो को एक बार आप लोग लाइक अवश्य कर दीजिए, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो। और इस सवाल को देख लीजिए साथियों, ये सवाल बहुत टॉप लेवल का है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल यहां पर बताया गया, कह रहे कि 6 दोस्त है ABCDEF, एक वृत्त में इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। तो 6 दोस्त हैं, 6 दोस्तों की बैठने की जगह बनाओ भाई, व्यवस्था बनाओ, ठीक है, 1 2 3 4 5 और साथियों 6। चलिए कह रहे कि C और D एक दूसरे के निकट बैठे, यानी कि CD एक साथ बैठे हुए हैं, ये कहने का मतलब है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद कह रहे कि B और FB एक दूसरे के निकट बैठे हैं, ठीक है, B और FB एक दूसरे के निकट बैठे हुए हैं। कहने के E ठीक B के सामने बैठा है। तो मान लीजिए अगर हम साथियों, ठीक है, E
ई ठीक बी के सामने बैठा, बी को अगर हम यहां पर बैठा ले तो जाहिर सी बात है ई यहां पर बैठेगा। आप कुछ भी करा लो, जरूरी नहीं आप बी को यहां पर बैठा दो, ई को यहां पर बैठा दो, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बैठा सकते हो कहीं पर भी, ठीक है ना। बी को यहां पर बैठा दो, ई को यहां पर बैठा दो, आंसर आपका सेम आएगा, इतनी बात ध्यान रखना है। तो क्या लिखा था, बी क्या कहां गया, हाँ ये गया, ई ठीक बी के सामने बैठा है, तो ई जो है ना ये बी के सामने बैठा है, इतनी बात क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि एफ बी के बाएं बैठा है एफ, तो बी का बायां इधर ही होगा, यानी कि बी के बाएं साथियों एफ बैठा है, ये बात भी क्लियर है। अब जरा शुरू से आप पढ़ेंगे सवाल को, यानी कि सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे हैं। सी और डी देखिए, हम सी और डी यहां पर तो बैठा नहीं सकते, यहां पर तो एक ही जगह है, यहां पर दो जगह है। तो मान लीजिए अगर हम साथियों सी को यहां पर और डी को यहां पर बैठा दिया, सी और डी एक दूसरे के निकट है, बी और एफ भी एक दूसरे के निकट है, बी और एफ भी एक दूसरे के निकट है, ठीक है। यानी कि ई ठीक बी के सम्मुख बैठा है, ई ठीक बी के सम्मुख बैठा है, ठीक है। यानी कि बी के बाएं बैठा है एफ, तो बी के बाएं बैठा है एफ, तो यानी कि ई और एफ के बीच में कौन है, यानी कि इसके और इसके बीच में कौन है। अब देखिए 6 लोग थे यहां पर, कौन कौन निपट गया, ठीक है। अच्छा ए ही तो बचा है, तो ए यहां पर आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो मैं कहूंगा ई और एफ के बीच में कौन होगा, ए होगा, तो मैं कहूंगा ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग यहां पर मुझे राइट आंसर बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा। कहा जा रहा है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं, यानी कि किन दो संख्याओं को आपस में साथियों बदलना होगा। फटाफट आप लोग यहां पर कमेंट करके बताइए। देखिए सवाल की अगर बात करें, कहा जा रहा है कि अगर हम 8 की जगह पर 14 और 14 की जगह पर 8 लिख दें और फिर इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या हमें 53 मिलेगा, या हम साथियों इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें। आपको इतना सा काम बताना है। तो मैं कहूंगा साथियों हम लोग ट्राई कर लेते हैं साथियों, अगर नीचे से हम लोग कोशिश करें तो ये 5 हो गया, एक सेकंड, 5 और 3 को बदलना, यानी कि 5 की जगह पर 3 लिख दिया और गुणा आ गया, 40 का 40 लिख देंगे, ये मेरे ख्याल से भाग होगा, ठीक है। तो यहां पर साथियों भाग आ जाएगा और यहां पर 8 आ जाएगा, यहां पर साथियों क्या हो जाएगा, 5 की जगह पर 3, ठीक है। और ठीक है, तो यहां पर साथियों क्या आ जाएगा, 8 + 5 आ जाएगा, -14 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करो, क्या 53 अगर आ गया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 पंजे 40 हो गया, 5 3 आपका 15 हो गया, ठीक है। ये आपका 20 में से 14 जा रहा है, ये तो 6 बच रहा है, ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। अब ये नहीं हो पाएगा तो साथियों इसको छोड़ दो। अब हम क्या एक काम करेंगे, अब हम इस वाले को मानेंगे, यानी कि 5 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 5 रखेंगे, तो ये 5 है तो यहां पर 8 आ जाएगा, गुणा 40 आ जाएगा, ठीक है। भाग है आपका 8 की जगह पर 5 आ जाएगा, प्लस आपका 3 आ जाएगा, -14 आ जाएगा, बराबर क्या आना चाहिए, 53 हमें बनाना है। देखिए 5 8 40 आ जाएगा, इसकी जगह पे गुणा 8 आ जाएगा, +3 -14 आ जाएगा, 8 2 64 आ जाएगा, +3 -14, 64 और 3 कितना हो जाएगा साथियों, 67 हो जाएगा। 67 में से अगर हम 14 घटा दें तो कितना बचेगा साथियों, मैं कहूंगा 53 बचेगा, यानी कि 53 बराबर 53 यहां पर आ चुका है। तो मैं कहूंगा हमारा आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और सवाल बहुत दमदार है। मैं कहूंगा ऐसा कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया हूं जो कॉन्सेप्ट रीजनिंग का एक महा कॉन्सेप्ट है, जहां से बहुत सारी चीजें आपके साथियों क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा और अपनी मैथ अगर बात करते हैं अपनी रीजनिंग को यहां पर साथियों मजबूत करने की कोशिश करिएगा और आप लोग मुझसे पहले साथियों इसका राइट आंसर बताने की भी कोशिश करिएगा। चलिए भाई, तो कहा गया है, क्या कहा गया है कि 6 दोस्त हैं, ठीक है, 6 दोस्त हैं, रवि है, काव्या है, महिमा है, गीता, मोहन, नेहा है। यानी कि एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी कि एक पंक्ति होगी, इसमें 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कहा क्या जा रहा है, यानी कि काव्या किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठी है, यानी कि काव्या ना तो यहां पर बैठेगी ना तो यहां पर बैठेगी, ठीक है। यानी कि काव्या किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठी है। नेहा ठीक रवि और मोहन के बीच में बैठी है, नेहा की बात चल रही है, नेहा जो है ना, ठीक है, रवि मोहन के बीच में बैठी है। मोहन ठीक गीता के बाईं ओर बैठा है, पड़ोस में बैठा है। और यानी कि रवि और काव्या के बीच में 3 दोस्त बैठे हैं, काव्या ठीक महिमा के दाईं ओर पड़ोस में बैठी है। तो अगर हम साथियों यहां पर एक काम ये करें कि काव्या ठीक महिमा के दाईं ओर पड़ोस में बैठी है, अब हम साथियों महिमा को अगर कहीं पर बैठा ले, महिमा को कहां पर बैठा ले, कहीं पर भी बैठा दें, ठीक है ना। क्या कहा गया है, महिमा के दाईं ओर, महिमा के दाईं ओर, ठीक है। तो महिमा को अगर हम साथियों यहां पर बैठा दे, कहीं पर भी आप बैठा दीजिए, यानी कि महिमा के दाईं ओर पड़ोस में काव्या बैठी, यानी कि काव्या साथियों यहां पर बैठेगी, इतनी बात क्लियर है। अब फिर से साथियों कह रहे हैं कि बाएं छोर पर 5वें स्थान पर कौन बैठा है, बैठी है। अब फिर से एक बार पढ़ो इसको, क्या कहा जा रहा है कि नेहा ठीक रवि और मोहन के बीच में बैठी है। नेहा जो है ना रवि मोहन के बीच में बैठी है, ठीक है। मोहन जो है ना, मोहन ठीक गीता के दाईं ओर बैठा है, मोहन ठीक गीता के दाईं ओर बैठा है। रवि और काव्या के बीच 3 दोस्त बैठे हैं, रवि और काव्या। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, काव्या ये हो गई, काव्या और रवि के बीच 3 लोग बैठे हैं। मैं कहूंगा 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, या एक काम करो, एक इधर बढ़ा लो और इधर का ये गायब कर दो,
ठीक है ना। तो काव्या और रवि के बीच 3 लोग बैठे, ऐसा इसमें कहा गया है। तो काव्या और रवि के बीच 3 लोग हमने बैठा दिए, इतनी बात क्लियर हो गई। रवि और काव्या के बीच 3 लोग बैठे हैं। काव्या ठीक महिमा के दाईं ओर बैठी, काव्या ठीक महिमा के दाईं ओर बैठी। फिर से एक बार पढ़िए, यानी कि नेहा ठीक रवि और मोहन के बीच में बैठी है। नेहा जो है ना, रवि और मोहन के बीच में कौन बैठा है? नेहा बैठी है। अब बचा कौन सा? तो एक बचा महिमा हो गई, काव्या हो गई, ठीक है, मोहन, नेहा, रवि हो गए। कौन बची? गीता बची। गीता यहां पर आ जाएंगी। सवाल में पूछा गया है कि बाएं छोर से यानी कि इस तरफ से 5वें स्थान पर कौन है? तो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर कौन है? नेहा है। तो मैं कहूंगा नेहा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपके स्क्रीन पर इस सवाल को देखिए और सवाल का जवाब साथियों मुझे बताने की कोशिश करिए। कहा जा रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में REMAI उनको इतना 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 लिखा जाता है और इस भाषा में MACHIN को क्या लिखा जाएगा? फटाफट आप लोग बताइए। देखिए अगर हम यहां पर बात करें आर को 9 कैसे लिख दिया गया है, मतलब यहां पर तो लेटर्स तो साथियों ये कम है लेकिन ये नंबरिंग यहां पर ज्यादा लिखी, तो ऐसा तो नहीं साथियों। देखिए यहां पर अगर बात करें आर की, अगर बात करें आर को 9 कैसे लिखा जा सकता है? आर को 9 एक ही कंडीशन में लिखा जा सकता है, मुझे पता है। आर का अपोजिट लेटर होता है आई और आई को 9 लिखा जाता है। ई की अगर बात करें, मैंने आपको बताया था LOVE, यानी कि एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल और वी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट वी, यानी कि ई लिखा है ना तो ई का अपोजिट वी हो जाएगा। वी जो होता है ना, वी साथियों 22 पर होता है और यहां पर 22 ही लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। एन का अपोजिट होता है एम और एम जो होता है ना वो 13 पर होता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा एम का अपोजिट एन हो जाएगा, एन 14 पर होता है, 14 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपको इसको टिक करना है एग्जाम में और आगे बढ़ जाना है, आपको पूरा चेक नहीं करना है। इसको देखिए ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? वी, वी साथियों 22 पर होता है। एन का अपोजिट एम, एम होता है, एम होता है 13 पर। समझ गया ना साथियों क्या लॉजिक लगा यहां पर? उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और फटाफट मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। यानी कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य के संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है, मनुष्य, नर और जीव, ठीक है ना। फटाफट साथियों बताइए यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए यहां पर मनुष्य, नर और जीव की जब हम बात करते हैं तो मनुष्य भी जीव है, नर भी जीव है। तो मान लीजिए ये आपका क्या हो गया? ये जीव हो गया और जीव के लिए यहां पर ए का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। हम मान सकते हैं साथियों कुछ मनुष्य, ठीक है ना, कुछ मनुष्य नर भी होते हैं और कुछ मनुष्य मादाएं भी होती हैं। तो मान लीजिए ये आपका क्या हो गया? ये मनुष्य हो गया, ठीक है ना। और ये क्या हो गया साथियों? ये आपके एक तरीके से नर हो गए, ठीक है, नर हो गए। नर के लिए क्या लिखा गया है? एक सेकेंड, अच्छा, तो मैं कहूंगा कुछ मनुष्य नर हो जाएंगे और एक तरीके से कुछ, क्योंकि सभी एक तरीके से मनुष्य में 2 चीजें आती, नर भी आती, मादा भी आती हैं, तो कुछ इस प्रकार का साथियों बनेगा, ठीक है ना। मनुष्य के लिए एच हम लिख लेंगे, मनुष्य के लिए एच लिख लेंगे और नर के लिए साथियों एम लिख लेंगे। तो मैं कहूंगा ऐसा आरेख है, यहां पर है नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं साथियों, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का सवाल है साथियों कथन और निष्कर्ष का। फटाफट इसका भी आंसर आप लोग बताइए। चलिए भाई, क्या इसका राइट आंसर आपका हो सकता है? देखिए और साथियों यहां पर मुझे बताने की कोशिश कीजिए। कथन और निष्कर्ष वाले सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो सभी कॉन्सेप्ट साथियों आप लोग यहां पर समझ जाएंगे कि कैसे यहां पर साथियों आपका क्या सवाल का जवाब हो सकता है। अगर मैं यहां पर आपको साथियों समझाऊं, थोड़ा सा इसको समझाने की अगर मैं कोशिश करूं, क्या क्या यहां पर कहा जा रहा है? यहां पर कहा जा रहा है कि सभी पतंगे वायुयान है। तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो गई? ये पतंगे हो गई, ये पतंगे हो गई, यानी कि सभी पतंगे वायुयान है। तो सभी पतंगे हमने यहां पर वायुयान कर दी, ठीक है। यानी कि सभी वायुयान कागज हैं, तो सभी वायुयान जो हो गए, सभी वायुयान क्या हो गए? सभी वायुयान कागज हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए, क्या क्या कहा जा रहा है साथियों? सभी पतंगे कागज हैं, सभी पतंगे कागज हैं। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, सभी पतंगे कागज हैं क्योंकि कागज के अंदर पतंगे हैं, ये आपका सही हो जाएगा। कोई भी कागज वायुयान नहीं है। पहला पॉइंट तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि अगर कथन में नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो कभी भी निष्कर्ष में नहीं का इस्तेमाल नहीं होगा। यानी कि अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहां पर निष्कर्ष नेगेटिव आ गया तो मैं कहूंगा ये वाला सरासर गलत हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का साथियों सवाल है। चलिए इस सवाल की अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं कैसे क्या होगा, कह रहे कि एक निश्चित कूट भाषा में BOOK को CRTR लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार PETROL को साथियों क्या लिखा जाएगा? फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। देखिए यहां पर अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें, क्या हम ध्यान दें कि देखिए बी को यहां पर P लिख दिया गया है, कैसे क्या कर दिया गया है? अच्छा सॉरी, सी लिख दिया गया, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं, एक बढ़ाया गया है इसमें और ओ 15 पर होता है, आर साथियों 18, मतलब पहले तो एक बढ़ाया गया और उसके बाद 15 पर होता है, ओ आर 18 पर होता है, यानी कि 3 बढ़ा दिया गया और ओ 15 पर होता है, टी कर दिया गया है। टी किस पर होता है साथियों?
T20 पर होता है T20, ठीक है, T20 पर हो जाएगा तो मैं कहूंगा 5 बढ़ा दिया गया है, और K11 पर होता है, R18 पर होता है, यानी कि 7 बढ़ा दिया गया। तो क्या यहां पर भी यही लॉजिक लगेगा? बिल्कुल, देख लेते हैं एक बार। तो P में 1 बढ़ाएंगे क्योंकि एक यहां पर बढ़ाएगा तो Q आ जाएगा, Q यहां पर, यहां पर, यहां पर है। E में अब 3 बढ़ाएंगे, E 5 पर होता है, H आना चाहिए, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। T में साथियों 5 बढ़ाना है, T20 यानी कि T20 पर होता है, तो 25 पर क्या होता है? Y होता है, Y सिर्फ और सिर्फ यहां पर लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। अब यहां पर ज्यादा है तो फिर आप अगर 7 से ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो फिर आप साथियों 9 बढ़ा लेंगे, फिर आप 11 बढ़ा लेंगे। चलिए, तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट मुझे आंसर आप लोग बताने की कोशिश करिए। कहने के सही विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करता है जैसा कि वो अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। तो आपको सिंपल सी बात यह है कि आपको इतना बताना है कि इसमें सबसे पहले क्या आता है। देखिए, जीओ 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 सभी में लिखा हुआ है, जीओ एफ से पहले जीओ बी आता है, जीओ बी से पहले जीओ ए आता है। अच्छा, यहां पर भी जीओ ए है, तो जीओ ए टी लिखा हुआ है, जीओ ए टी लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा साथियों एल 12 पर आता है, आई 9 पर आता है, तो सबसे पहले ये आ जाएगा, उसके बाद ये 3 वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद साथियों जीओ ई बाद में आता है, जीओ बी पहले आता है, तो साथियों 2 पहले आ जाएगा, ये वाला भी हो गया। अब जीओ एफ एफ बाद में आता है, ई पहले आता है, तो मैं कहूंगा साथियों 5 आ जाएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा। यानी कि 432 51 कहां पर लिखा हुआ है? 432 51 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई, तो कहा जा रहा है LECTURE को MGFXZXL लिखा जाता है, तो TEACHER को UGDGMKY लिखा जाता है, तो आपको बताना STUDENT को क्या लिखा जा सकता है, फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। चलिए, मैं कहूंगा L 12 पर होता है, M 13 पर होता है, यानी कि 1 बढ़ाया गया है, E 5 पर होता है, G 7 पर होता है, यानी कि 2 बढ़ाया गया है, C 3 पर होता है, ठीक है, और F 6 पर होता है, यानी कि 3 बढ़ाया गया, 2 बढ़ाया गया, 3 बढ़ाया गया। T 20 पर होता है साथियों, और आपका X 24 पर होता है, यानी कि 4 बढ़ाया गया है। तो क्या ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिनती चल रही है? मैं कहूंगा बिल्कुल लग तो यही रहा है साथियों, ऐसे ही गिनती चल रही है। अच्छा, यहां पर भी क्या वही है, देखिए T 20 पर होता है, U 21 पर होता है, 1 बड़ा, E 5 पर होता है, G 7 पर होता है, 2 बड़ा, A से D हुआ 3 बड़ा, C से G हुआ 4 बड़ा, ऐसा ही साथियों लग रहा है। तो पहले अगर इसमें 1 हम बढ़ाते हैं तो मैं कहूंगा T आ जाएगा, T में 2 बढ़ाएंगे साथियों, यहां पर B आ जाएगा, TV 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 सभी ऑप्शन में है। अब साथियों U में हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा? 3 बढ़ाना पड़ेगा तो X आ जाएगा, D में 4 बढ़ाना पड़ेगा साथियों तो H आ जाएगा, E में 5 बढ़ाना पड़ेगा तो J आ जाएगा, N में 6 बढ़ाना पड़ेगा तो T आ जाएगा, और T में साथियों कितना 7 बढ़ाना पड़ेगा तो मैं कहूंगा A आ जाएगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? मैं कहूंगा TVXHJT, ऐसा तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर डी है, मैं कहूंगा। अब यहां पर अगर बात करें करके 38, क्योंकि मेरे पास भी और थोड़ा सा शेड्यूल मेरा भी बिजी है, देखिए करके 38 हो गया, उसके बाद 42 हो गया, उसके बाद 58 हो गया, उसके बाद 94 आ गया। तो पूछा जा रहा है कि उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 258 ही आना चाहिए। तो इस नंबर सीरीज में साथियों आखिर क्या लॉजिक लगा है, ये आप लोग बताने की कोशिश करेंगे या मैं बताने का कष्ट करूं? बताइए भाई। चलिए भाई, देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कितना कितना बड़ा है, ये आपको बताना। यहां पर साथियों एक तरीके से कितना बड़ा है? 4 बड़ा है, ठीक है। यहां पर साथियों कितना बड़ा है? मेरे ख्याल से 16 बड़ा है। और 58 से 94 जो हुआ है साथियों, मैं कहूंगा कितना बड़ा है? ये आपका 14 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और ये 8 में से 3 36 हो जाएगा। तो यहां पर आपको बताना है कितना बढ़ेगा। देखिए ये तो हमें स्क्वायर लग रहा है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो यहां पर साथियों 8 का स्क्वायर आएगा, 8 का स्क्वायर यानी कि 64 आएगा। तो मैं कहूंगा 94 64 को जोड़ दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा साथियों 15, यानी कि अगर 158 ऑप्शन में है तो मैं कहूंगा यही आपका राइट आंसर है, और 100 और 158 साथियों ऑप्शन में भी है, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि जैसे 7 से 56 बनाया गया है, वैसे ही 13 से यहां पर क्या बनाया जा सकता है। देखिए बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन। ये 7 की गुणा किससे की जाए? अरे भाई 7 की गुणा 8 से कर देंगे, 7 8 56 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 13 की गुणा भी हमें 8 से एक बार करा के देख सकते हैं। तो 13 8 104 होता है, ठीक है ना। तो 104 साथियों कहां पर लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो मैं देख, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है। इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहां पर जो राइट आंसर है वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर। यानी कि एक निश्चित कोड भाषा में हिडन को क्या लिखा जाता है? IJECDM लिखा जाता है। तो उसी प्रकार आपको बताने कि FELLOW को साथियों क्या लिखा जा सकता है, फटाफट आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए। चलिए भाई फटाफट साथियों राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। देखिए इस सवाल की अगर बात करें, इस सवाल में क्या है? H से हो गया है I। देखिए H होता है 8 पर, I होता है 9 पर, D होता है 4 पर, D होता है 4 पर, E होता है 5 पर, N होता है 14 पर। I होता है 9 पर, J होता है 10 पर, E होता है 5 पर, C होता है 3 पर, D होता है 4 पर, M होता है 13 पर। तो ये 8 से 9 हुआ, 1 बड़ा, 9 से 10 हुआ, 1 बड़ा, 4 से 5 हुआ, 1 बड़ा, 4 से 3 हो गया, 1 घटा है। ध्यान रखिएगा, 1 बढ़ाया, 1 बढ़ाया, 1 बढ़ाया, और फिर साथियों 1 एकदम से घटा दिया, ठीक है।
अच्छा, यहां पर अगर हम यही चीज फॉलो करें, एक बड़ा यानी कि एफ के बाद क्या हो जाएगा साथियों, एफ के बाद जी हो जाएगा, एफ के बाद जी हो जाएगा, और उसके बाद साथियों ई है, ई के बाद साथियों क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो जी एफ कहां पर लिखा है, यहां पर लिखा और यहां पर लिखा हुआ है। एल की बात करें, एल के बाद एम होता है, एम यहां पर है, यहां पर है। अब यहां पर एकदम घटा देंगे, एल से अगर साथियों एक घटाएंगे तो के आएगा, के यहां पर है, यहां पर नहीं है। तो मैं कहूंगा ये हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है आपसे कि यदि सफेद को काला कहा जाए, काले को भूरा कहा जाए, भूरे को लाल कहा जाए, लाल को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए और नीले को पीला कहा जाए, तो स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग क्या होगा। स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग साथियों क्या होता है, लाल होता है। तो यहां पर लाल को क्या कहा गया है, इतना काम बताइए। लाल को यहां पर हरा कहा गया है, तो मैं कहूंगा लाल को हरा कहा गया है, तो हरा आपका आंसर होगा। और हरा कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, कह रहे जिस प्रकार क्या साथियों, जिस प्रकार प्रिंटर का संबंध हार्डवेयर से है, उसी प्रकार वेब ब्राउजर का संबंध किससे होगा, एक बार आप लोग यहां पर बता देंगे। तो अगर बात करते हैं जैसे कि प्रिंटर एक हार्डवेयर है, या आपको भी पता है प्रिंटर एक हार्डवेयर है, तो वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। क्या है साथियों, सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर कहां पर है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए भाई, उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए, 20 सवाल आपके लिए साथियों बहुत होते हैं रीजनिंग के। मैं कहूंगा हर एक चैप्टर को कवर अप किया गया है, कुछ चैप्टर्स के दो क्वेश्चन भी साथियों यहां पर लिए गए। देखिए कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने है, ठीक है ना। कहने के सभी फूल ट्यूलिप है। क्या कहा गया साथियों, सभी फूल यहां पर ट्यूलिप बताए गए हैं। तो साथियों सभी फूल, मान लीजिए फूल ये हो गए, और कहने के सभी फूल ट्यूलिप हैं, तो सभी फूल ट्यूलिप हैं। ये हमने इतनी बात अभी तक लिख ली, ठीक है ना। उसके बाद कहने के कोई ट्यूलिप सफेद नहीं, यानी कि जो ट्यूलिप है ना, ट्यूलिप, ये कोई ट्यूलिप सफेद नहीं है। हमने यहां पर साथियों कट का निशान लगा लिया। अब निष्कर्ष आपको पढ़ना है और बताने कौन सा निष्कर्ष सही है। कहने के सभी ट्यूलिप फूल हैं, तो सभी ट्यूलिप फूल हैं, ठीक है। कुछ ट्यूलिप सफेद हैं, कुछ, सभी ट्यूलिप फूल हैं, कुछ ट्यूलिप सफेद हैं। देखिए सभी ट्यूलिप फूल कहां पर है, हाँ अगर ये कहा जाता कुछ ट्यूलिप फूल हैं तो सही हो जाता, लेकिन सभी ट्यूलिप फूल है ये गलत हो जाएगा। कुछ ट्यूलिप सफेद है ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। कहा गया है कि कोई ट्यूलिप सफेद नहीं है, तो कुछ ट्यूलिप सफेद कैसे हो सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। तो अब आपके साथ यहां पर मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों, मैथ के क्वेश्चन यहां पर आपके शुरू हो चुके हैं। तो इन सभी सवालों को आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि आपके क्या राइट आंसर हो सकता है, कितना स्कोर आपका यहां पर बना है। चलिए भाई देखते हैं इस सवाल को। कहा जा रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। यानी कि यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। ऐसा सवाल आ जाए या यही सवाल आ जाए तो साथियों आपका आंसर यहां पर आप कैसे दे पाओगे, इतनी सी बात आपको बताना। देखिए एक ऐसा नंबर ले लेंगे, या 10 और 15 का एलसीएम यहां पर आ जाएगा, मैं कहूंगा 30 हो जाएगा। एक ऐसा नंबर जो कि इससे भी कट जाए, 10 से भी, जो कि 15 से भी कट जाए, 10 तिया 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, कहीं बिल्कुल क्लियर है। कहने का मतलब यह है कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। अगर दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। कहा गया है कि यदि वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, दोनों लोग डेली 5 काम कर रहे हैं और 5 दिन तक अगर काम करते हैं तो 25 काम साथियों कर लेते हैं। अच्छा ये नंबर पता क्या होता है, ये नंबर ये होता है टोटल काम। ये क्या होता है साथियों, ये होता है टोटल काम। तो अगर टोटल काम 30 है, कितना है टोटल काम, अगर टोटल काम साथियों 30 है, जिसमें से 25 काम हो चुका है, तो 5 काम ही तो बचा है। तो कहा जा रहा है कि कार्य का कितना भाग शेष है, 5 काम शेष है, टोटल काम है 30। मैं कहूंगा इसको कट करेंगे 1/6 आएगा, यानी कि कितना भाग शेष है कार्य का, 1/6 शेष है कार्य का। तो मैं कहूंगा 1/6 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट। ये साथियों सभी के सभी एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन है, यानी कि वही क्वेश्चन मैंने यहां पर लिए हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे बहुत शानदार तरीके से। तो इन सभी सवालों को साथियों बहुत अच्छे तरीके से और पूरा एक तरीके से पूरा ध्यान हाजिर और नाजिर रखते हुए इन सभी सवालों को आपको देखना है, ठीक है ना। चलिए तो इस सवाल के साथ यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, आखिर देखते हैं इस सवाल का जवाब क्या है। कह कि यदि एक घन का आयतन कितना है, 19√3 है। ये रूट है, सॉरी 19 नहीं है, 192 लिखा हुआ यहां पर, तो 192√3 है एक घन का आयतन। तो विकर्ण की लंबाई क्या है, देखिए अगर बात करते हैं, ठीक है, विकर्ण की लंबाई आपसे यहां पर पूछी जा रही है। विकर्ण, घन का विकर्ण की अगर बात करें, सूत्र क्या होता है, घन का विकर्ण अगर सूत्र की बात करें तो साथियों कितना होता है, a√3 होता है, यानी कि आपको a√3 की वैल्यू निकालना है। अच्छा अगर बात करें घन का आयतन कितना होता है, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है साथियों, a³ होता है, यानी कि घन का आयतन की जगह हम लिख लेंगे a³, यानी कि a³ बराबर कितना है साथियों, 192√3 है, इतना ही तो है, ठीक है। यानी कि a³ बराबर 192√3 आपको दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है a√3 का मान यहां पर क्या हो सकता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, a³ यहां पर लिख लेंगे और 192 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो पता कैसे क्या आ जाएगा, देखिए 4 × 4
गुणा 4, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64। 64 की गुणा किससे करें मैं कह सकता हूं, अगर 3 से करते देखते क्या आता है, 4 3 12 हो गया, 6 3 18, बिल्कुल 192 आ जाएगा। यानी कि अगर हम लिख दें 192 की जगह 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 3 तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बचा क्या? √3 बचा, √3 हमने लिख लिया, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है? कहीं बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब यहां पर साथियों अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें और इसकी बात करें तो मैं कहूंगा साथियों कि √3 यहां पर हो गया और 4 का क्यूब है ना, यहां पर 4 3 बार लिखा है तो 4 का क्यूब हो गया। और यहां पर अगर बात करें, देखिए पता 3 का मतलब क्या होता है, 3 का हम लिख सकते हैं √3 गुणा 3। अरे भाई जब √3 गुणा 3 को 3 लिख सकते हैं तो इस 3 को हम लिख सकते हैं, यानी कि ये भी √3 हो जाएगा और 2 बार लिखेंगे √3 और एक ये हो जाएगा आपका √3। तो मैं कहूंगा a³ बराबर 4 की घात भी √3 हो जाएगी और √3 के ऊपर भी साथियों √3 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा इधर भी √3 इधर भी √3, इनसे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इनसे आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास आ चुका है a बराबर 4 √3 आ चुका है। क्या आ चुका है? a बराबर 4 √3 आ चुका है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि a घन का विकर्ण क्या होगा, तो घन का विकर्ण तो होता है a√3, घन का विकर्ण a√3 होता है और a की वैल्यू आपको पता चल गई 4 √3 है, तो a की जगह पर 4 √3 रख दिया, गुणा √3 हो गया। तो मैं कहूंगा 2 बार √3 है ना, इसको 3 लिख सकते हैं, यानी कि 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि घन की, ठीक है ना, घन की लंबाई है साथियों, विकर्ण नहीं है। घन की लंबाई का क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और 12 सेंटीमीटर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को साथियों देखिए और फटाफट आप लोग यहां पर आंसर बताइए। चलिए यहां पर अगर बात करें, थोड़ी सी मुझे दिक्कत लग रही है इस सवाल में। देखिए 12 है और फिर 12 है, यहां पर माइनस होना चाहिए, फिर ब्रैकेट में 3 प्लस है, फिर ब्रैकेट में 4 ऑफ है और यहां पर दिक्कत लग रही है। मैं यहां पर साथियों सही तरीके से एक बार लिख देता हूं, 12 है और माइनस है, ब्रैकेट में साथियों 3 है, प्लस है, फिर एक और ब्रैकेट है, उसके बाद साथियों 4 लिखा हुआ है और उसके बाद ऑफ लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा है, फिर भाग का निशान है और फिर 8 है, उसके बाद माइनस है और फिर ब्रैकेट है, 8 - 6 है, भाग 3 है, ठीक है ना। तो और ये सारे ब्रैकेट बंद हो जाएंगे। अब आपको पता है कि सबसे अंदर कौन सा है, सबसे अंदर आपका ये वाला है, छोटा वाला, ठीक है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं 3 दूना 6, 2 आ गया, 8 में से 2 जाएगा तो मैं कहूंगा 6 बचेगा। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक है ना, 6 बच जाएगा ना, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें साथियों, ठीक है, 4 दूना 8 हो गया तो 8 भाग 8 - 6। अब इसको कैंसिल करेंगे तो मैं कहूंगा यहां पर 1 आ जाएगा, 1 - 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो यहां पर माइनस का 5 बच जाएगा और ये क्या है साथियों, ये आपका 3 यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। 3 यहां पर आ जाएगा तो मैं कहूंगा कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, माइनस का साथियों 2 बच जाएगा और माइनस का साथियों ये भी है, ये कितना है, ये 12 यहां पर लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने पर साथियों 14 आया है और 14 कौन से ऑप्शन में है, 14 ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। 2-3 सवाल और बचे साथियों, बस इन 2-3 सवाल को और देख लीजिए और फिर हम लोग साथियों कल मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए। यानी कि 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं और 12 लड़कियां उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करती हैं। यदि सभी 15 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ कार्य करती हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो मैं कहूंगा 15 लड़कों का एक दिन का कार्य क्या होगा, क्या 15 लड़कों का एक दिन का कार्य क्या होगा। मैं कहूंगा साथियों 15 लड़कों का एक दिन का कार्य 1/10 होगा। और अगर यहीं पर मैं कहूं कि 12 लड़कियों का, क्या साथियों, 12 लड़कियों का एक दिन का कार्य कितना होगा, तो मैं कहूंगा साथियों 1/15 होगा, क्योंकि यहां पर कहा गया है 12 लड़कियों उसी कार्य को 15 दिन में करती हैं। तो ये 15 लड़कों का एक दिन का कार्य 1/10, 12 लड़कियों का एक दिन का कार्य 1/15 और कहा जा रहा है कि यदि सभी 15 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो पाएगा। अगर मैं कहूंगा 15 लड़के और 12 लड़कियों का एक दिन का कार्य कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1/10 प्लस 1/15 आ जाएगा। एक दिन का कार्य निकलेगा, क्या ध्यान रखिएगा। 15 की गुणा इससे होगी, ठीक है, 10 की गुणा इससे होगी, नीचे क्या आ जाएगा 150 15 15 दाम इतना हो जाएगा। तो मैं कहूंगा 25/150 आ जाएगा। इसको अगर कट करेंगे तो 25 से कम 25 और नीचे 6 आ जाएगा। यानी कि 15 लड़कों और 12 लड़कियों का एक दिन का काम कितना है साथियों, 1/6 है, 1/6 है। तो मैं कहूंगा जब 1/6 है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो गया, इसको साथियों 6 दिन हम लोग लिख सकते हैं 1/6 को। तो मैं कहूंगा 6 दिन में पूरा हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर साथियों सी के साथ जाएगा। चलिए भाई अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग बताइए कि आंसर आपका साथियों किस ऑप्शन के साथ यहां पर जा सकता है। चलिए भाई देखिए, कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि यदि किसी सेल में कोई सेल लगी हुई है, इसमें इत्र
सॉरी, इसमें इत्र का विक्रय मूल्य 25% की छूट के साथ दिया जा रहा है। यदि सेल में इत्र का मूल्य इतना है, यानी कि जो इत्र आपको दिया जा रहा है 6873 रुपए का, इसको 25% की छूट के साथ दिया जा रहा है, तो इत्र का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि इत्र का अगर 25% की छूट ना दी जाए तो इसका मूल्य क्या होगा। देखिए, किसी चीज को अगर 25% की छूट पर दिया जाता है, यानी कि उसको 75% में दिया जाता है, तो जब इत्र को 75% में दिया जा रहा है तो वो 6873 रुपए का बिक रहा है, तो कहने कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि इसको 100% में अगर बेचे, 25% छूट ना दे तो कितना इसका मूल्य होगा। देखिए 6873 के नीचे अगर हम यहाँ पर 75 लिख देंगे तो ये 1% की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करना है, तो साथियों इसलिए इसकी भी 100 से गुणा करेंगे और इसकी भी 100 से गुणा करेंगे, तो ये आपकी 100% की वैल्यू निकल आ जाएगी। 25 चौक और 25 तिया हो गया, इसको कैंसिल करेंगे तो साथियों इसको कैंसिल, 3 दूना 3 दूना 3 नीम 27, 3 एकम 3 और ये 4 हो गया, यानी कि 2291 की गुणा आपको 4 से कराना है। 4 एकम 4, 4 नीम आपका 36 हो जाएगा, 4 दूना 8, 11 आ गया, 4 दूना 8 9, यानी कि 9164 आपका जो आएगा वो 9164 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोई चीज अगर 25% की छूट पर दी जा रही है 6873 की, तो इस पर अगर छूट ना भी दी जाए तो ये 9164 की बिकेगी। ठीक है, इतनी बात साथियों क्लियर है। चलिए भाई, अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और फटाफट आंसर भी आप लोग यहां पर बतला देंगे क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। क्या कहा जा रहा है कि अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है यदि उसका व्यय 30% हो। व्यय का मतलब है खर्च, व्यय का मतलब क्या है साथियों, यदि उसका व्यय 30% बढ़ जाए, मतलब व्यय को कह लो खर्च कह लो या खर्च को व्यय कह लो, बातें की है। ठीक है, अपनी आय का 74% खर्च करता है, अगर व्यय 30% बढ़ जाए, यानी कि खर्चा उसका 30% और बढ़ जाए और बचत 25% बढ़ जाए, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए मान लीजिए उसकी आय है, ये क्या है, ये उसकी आय है। आय में अब दो चीजें हो सकती है, उसको आप खर्च कर सकते हो आय को, या जो खर्च नहीं करते कर सकते हो वो आपकी बचत कहलाई जाती है। तो अगर मान लीजिए आय 100 रुपए है और कहा जा रहा है कि 74% आप खर्च कर लेते हो, 74 अगर खर्च कर लेते हो तो मैं कहूंगा कितनी बचत होगी, मैं कहूंगा 26 रुपए बचेंगे। अरे भाई 100 रुपए है, 74 खर्चा कर लिए, पर 26 रुपए ही तो बचे। लेकिन कह रहे हैं कि अगर इसकी व्यय में यानी कि खर्च में 30% बढ़ जाए, तो जब देखें 74 का 30% साथियों कितना होगा, कितना होगा जवाब साथियों, इसको कैलकुलेट करोगे तो मैं कहूंगा साथियों कितना आपका हो जाएगा। थोड़ा सा या एक काम करो, 74 का आप 130% निकाल लो, यानी कि जब 74 रुपए खर्च है इसमें 30% बढ़ जाएगा, यानी कि 130 ऐसे करके हो जाएगा। तो इससे आपका ये कैंसिल हो गया। अब मैं यहां पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं क्योंकि थोड़ा सा समय कम है, यानी कि 74 गुणा, वैसे करने को कोई दिक्कत, 74 की गुणा 13 से करो, 74 की गुणा 13 से कर दो और फिर उसको भाग दे दो, यानी कि 74 की गुणा 13 से मैंने की तो 96 मतलब 962 आया। नीचे 10 है तो इसको हटा के ये आ जाएगा, यानी कि मैं कहूंगा 96.2 आ गया। तो जब 74 रुपए में 30% की बढ़ोतरी करेंगे तो 96.2 रुपए, 96.2 आपका क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। अब अच्छा कह रहे हैं कि 25% बचत में बढ़ जाए, यानी कि 26 का जब 25% करोगे, यानी कि 26 रुपए में जब 25% की वृद्धि हो जाएगी तो वो इतनी हो जाएगी, 25 पंजे 25 चौक हो जाएगा। तो 26 पंजे कितना हो जाएगा साथियों, 26 पंजे आपका 130 हो जाएगा। 130 की भाग 4 से करेंगे तो साथियों 130 की भाग जब आप 4 से करेंगे तो 32.5 आ जाएगा, यानी कि 26 से 32.5 आपकी बचत हो गई। अरे भाई पहले 74 बचत थी, कुछ प्रतिशत बढ़ाया तो 96.2 हो गई बचत, सॉरी खर्च, और 26 से बढ़कर बचत कितनी होगी, 3205 हो गई, 32.5 हो गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनकी आय अब कितनी होगी, तो इन दोनों को जोड़ दो, आय पता चल जाएगी 96.2, क्योंकि खर्च प्लस बचत ही तो आय होती है साथियों। तो 96.2 और 32.5 को अगर जोड़ोगे तो 7 आ गया, ये आपका 8 आ गया, ये आपका 12 आ गया, यानी कि 100। अब पहले आय कितनी थी 100 और अब आय कितनी हो गई 128 हो गई है। तो कितने की बढ़ोतरी हुई है, मैं कहूंगा साथियों 28.7 की बढ़ोतरी हुई है। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, मैं कहूंगा 28.7 की प्रतिशत की वृद्धि हुई है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए बिल्कुल आप ऐप को, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें जो चीजें आपको फ्री दी जाएंगी वो भी बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, वो भी बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री अभी ऐप है आपकी, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद देखिए साथियों आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए साथियों, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी, बेल बज जाएगी छुट्टी की। ठीक है ना। तो इस अंतिम सवाल को आप देखिए और देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट आखिर लगा है, कैसे ये सवाल साथियों हो सकता है। चलिए भाई तो देख लेते, कह रहे कि 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 4:3 था। यानी कि साथियों ए की आयु अगर है 4x तो बी की आयु कितनी होगी साथियों, 3x होगी। ठीक है, ये 1 वर्ष पूर्व, अच्छा 1 वर्ष पूर्व ये था। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि 1 वर्ष पहले आपकी उम्र 22 साल थी, तो आप जाहिर सी बात है इसमें एक प्लस कर लोगे और बता दोगे कि वर्तमान समय पर आपकी उम्र 23 वर्ष है। तो जब कहा जा रहा है कि 4x ये पहले, ये जो ना 1 वर्ष पहले उम्र थी, तो इसमें 1 जोड़ लेंगे, हमें वर्तमान उम्र पता चल जाएगी। 3x में भी पहले 1 जोड़ लेंगे, हमें वर्तमान उम्र पता चल जाएगी। तो मैं कहूंगा ए और बी की वर्तमान उम्र कितनी है, 4x + 1 और बी की है साथियों 3x + 1। अच्छा कह अब इसे 7 वर्ष के पश्चात यानी कि 7 वर्ष के बाद उनकी आय का अनुपात 9:7 है।
तो अगर हम इसमें 7 जोड़ दें, इसमें 7 जोड़ दें, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 9:7 हो जाएगा, ये कहा गया है। तो बी की वर्तमान आयु आपसे पूछी जा रही है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है 3x + 1 क्या होगा, यही तो बी की वर्तमान आयु है। चलिए तो इसको साथियों आप कैलकुलेट करा लीजिए। 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी कि 28x आ जाएगा, ठीक है ना। और ये 7 और 1 कितना आ जाएगा? 1 8 हो जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएंगे, ठीक है ना। एक सेकंड, 27x हो गया और ये साथियों 72 यहां पर हो गया। अब 28x यहां पर है, बराबर के उधर 27x है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 72 - 56 हो गया, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा? 72 में से 56 घटाइए जरा, तो यहां पर 6 आ जाएगा, यहां पर साथियों 1 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 16 आ चुका है आपका। तो आपको साथियों क्या घटाना, क्या करना है? आपको b की वर्तमान उम्र पता करनी है। b की वर्तमान उम्र कितनी थी? 3x + 1, x बराबर 16 है, तो 16 × 48 हो गया, प्लस 1 कितना हो गया साथियों? 49 वर्ष आपकी किसकी उम्र आ जाएगी? मैं कहूंगा ये आपकी b की उम्र आ जाएगी। ऐसे ही आप a की उम्र भी बहुत आराम से निकाल सकते हैं।